हाँ जी, तो एक एग्जांपल और लेते हैं आराम से हम लोग। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं हम लोग, किसका? एनायन का देखते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका एक ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया इसका ऑक्साइड एनायन। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है तक? सारी बातें क्लियर आ रही हैं एकदम से? अच्छा, अब इसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं बच्चों, कि बहुत सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। ये देखो, इसके पास में है 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके पास में है 8 प्लस 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। तो इसके पास में कन्फिग्रेशन क्या होगा 2 6 का, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 6 और फिर यहाँ पर 2 चला आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर अगर हम बात करें आपको साइज ऑफ ऑक्सीजन, और यहां बात करें आपका साइज ऑफ O-2, तो कॉमन सेंस की बात है, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको रखने के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होगी। यानी जब एक्स्ट्रा स्पेस हो गया तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो फिर साइज भी वहां पर बढ़ जाएगा। यानी आप क्या रखेंगे? ऐसे बोल देंगे। क्लियर? यानी कि आपके पास में अगर मैं काम की बात करूं, केकेबी, इतना टॉपिक पढ़ने के बाद जो हमारे पास काम की बात निकल के क्या आती है बच्चों, तो काम की बात निकल के आ रही है आपको कि अक्रॉस द पीरियड, यस सर, अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज करता है। ये तो क्लियर है। तो आयोनिक रेडियाई भी क्या करेगा? बिल्कुल उसी फैशन में आयोनिक रेडियाई भी क्या करेगा जी? डिक्रीज करेगा। और अक्रॉस ग्रुप की अगर हम बात करें तो बिल्कुल उसी फैशन में आयोनिक रेडियाई भी क्या करेगा जी? इंक्रीज करेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर हम कटायन की बात करते हैं और इसके पेरेंट एटम की बात करते हैं, पेरेंट एटम की बात करते हैं, और फिर हम एनायन की बात करते हैं और इसके पेरेंट एटम की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनायन का साइज बड़ा होगा और यहाँ पर पेरेंट एटम का साइज बड़ा होगा। ये आपको काम की बात 4 को याद रखनी है, जिसके हेल्प से हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 3.5। ठीक है, एकदम ये एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि फॉलोइंग में से, इसमें से mg प्लस 2 Al और Al प्लस 3, इन चारों में से स्मॉलर साइज किसका होगा? स्मॉलर साइज जो होगा सो किसका होगा? तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको आंसर निकल के आ जाएगा कि जो लार्जर होगा वो कौन सा होगा जी? इसमें मैग्नीशियम होगा। लार्जर कौन होगा? मैग्नीशियम। और स्मॉलर कौन सा होगा आपको? Al प्लस 3 हो जाएगा। इसी चारों को, इस चारों काम की बात जो मैंने लिखी है, इनको अप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं फिर अब हम लोग आगे की तरफ। जरा ध्यान से देखो, एक वर्ड आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बहुत सिंपल सा वर्ड है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। हालांकि इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में पढ़ने को मिल जाता है, बट मैं बता दूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस की बात हम लोग करें तो ये देखो Na प्लस O-2 F माइनस, इनके पास भी क्या है जी? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास में भी क्या है जी? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास में भी क्या है सर? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिनके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गया तो आप इसको भी बना सकते हो। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके सर। नाउ नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ अभी हम बढ़ेंगे और उसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और अगर आप
एटॉमिक रेडियस यानी कि आयोनिक रेडियस, इसको बढ़िया से समझ लिए हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसका एक और नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईई और आईपी को भी बहुत ही बढ़िया से समझ जाएंगे। ठीक है, आइए आपके सामने मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है बच्चों? अभी मैंने आपसे बताया कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या बनेगा? एम प्लस बन जाएगा, मतलब एलिमेंट प्लस बन जाएगा, उसका कैटायन बन जाएगा। यस, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है, क्या समझे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट आउटर मोस्ट सेल कॉल्ड आईई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर है। यानी कि एक आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसको हम क्या बोलते हैं जी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? जैसे कि मान लीजिए अगर ये बन गया M प्लस, अब इसमें से हमको फिर से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? M प्लस प्लस। फिर मान लीजिए ये M प्लस प्लस बन गया, इसमें से फिर से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो ये क्या बन जाएगा? M प्लस 3। ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? IE1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ये चूंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज किया गया, IE2 बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? IE3 बोलेंगे। आ रही बात समझ में? यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना पड़ेगा उसको आप क्या करते जाएंगे? नंबरिंग उसका आप करते जाएंगे, 2 3 4 5 जो भी आपका होता है आप उसको आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं इसके ट्रेंड्स की बात करते हैं, जहां से हमारे लिए क्वेश्चंस करना होता है। तो कॉमन सेंस की बात है मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से बात को समझना। ये है आपका पीरियड और ये है आपका ग्रुप, आपका नहीं मतलब पीरियोडिक टेबल का ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप लेफ्ट से राइट बढ़ रहे थे, कहां पर? एटॉमिक साइज में। ठीक है, जब आप लेफ्ट से राइट एटॉमिक साइज में बढ़ रहे थे तो आपको क्या मिल रहे थे? एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा था। अब ध्यान से बात को समझो, जब ये एटॉमिक साइज है, मैं यहां लिख रहा हूं एक एग्जांपल देकर के, ये एटॉमिक साइज 3 सेल का है और ये तुम्हारा 4 सेल का है, तो तुम क्या बोलोगे कि जो सर यहाँ पर एटॉमिक रेडियस जो सर है ना, एटॉमिक रेडियस, इसको मान लेते हैं अगर A, इसको मान लेते हैं B, तो आप क्या बोलोगे? सर एटॉमिक रेडियस ऑफ A विल बी स्मॉलर देन द B। यानी कि जब स्मॉलर रेडियस है तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या है? फोर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग है। यस, फोर्स क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग है। हाँ, फिर देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है इसमें। फिर यहां देखो, फिर यहां पर भी देखेंगे अगर हम, ये फोर्स क्या हो जाएगा? इसके बीच का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसके बीच का फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 सेल है, यहाँ 4 सेल है, तो मोर स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? तो सर ये वाले का होगा ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस में ज्यादा लगेगा? ये वाले में लगेगा, क्योंकि इसका पास में है। एज ए रिजल्ट यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुझे मशक्कत करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे। तो आप बताओ कि एनर्जी किस में ज्यादा देना पड़ेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी, तो आप क्या बोलोगे? आप सीधे बोलोगे सर इसकी जो एनर्जी होगी ना ए की, वो ज्यादा होगी बी से, क्योंकि बी से ना इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा और ए से ना सर इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ा सा देर लगेगा। ठीक है, क्लियर है?
तो आप जब लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है जी, इंक्रीज करते जाती है। क्या होती जाती है बच्चों, इंक्रीज करते जाती है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? लेकिन ध्यान रखना है कि पहले इंक्रीज करेगी, क्लियर है एकदम से, और इंक्रीज करते ही चली जाएगी। लेकिन जैसे ही आप आते हैं ग्रुप में नीचे की तरफ तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है आपके लिए, आसान है। इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है जी, आपको आसान है। इलेक्ट्रॉन को निकालना आपके लिए जब आसान हो गया तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। क्लियर है, यानी कि दो फैक्टर यहां पर भी, अगर मैं ट्रिक की बात करूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो बच्चों हमारे पास में दो फैक्टर्स आ रहे हैं, उन दोनों फैक्टर्स को माइंड में रखना होगा। और क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, जिसको आप क्या बोलते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा क्या बोलते हो, इंटर यानी कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, जिसको आप क्या बोलते हो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये दो बातों को ध्यान में रखना है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो भी क्वेश्चन आपसे होंगे वो सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा कुछ और बात करते हैं बच्चों। अब इसी में आयोनाइजेशन एंथैल्पी में थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बात करते हैं एक इफेक्ट का बच्चों, जिसका नाम है ना शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। हालांकि इसके बारे में फिर से हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या रिलेशन है इससे। ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस हो गया और ये इसके सेल्स हो गए, ठीक है। फिर यह भी एक न्यूक्लियस हो गया, ये भी इसके सेल्स हो गए, चार यहां भी है, चार यहां भी है। क्लियर है। और बच्चों मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूं ताकि आपको बढ़िया समझ में आ पाए। ठीक है, देखो ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन मान लो एक है और एक दो भी है, यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से बात को समझना आप, मैं क्या कह रहा हूं, क्लियर है ना। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसमें जो है ना वो जो सेकंड वाला हमको दिख रहा है, जो फर्स्ट वाला, इसमें ना हम एक सेल को हटा दे रहे हैं। ठीक है, सेल हम तीन ही कर दे रहे हैं, सेल हम क्या कर दे रहे हैं, तीन ही कर दे रहे हैं। क्लियर है, तीन ही सेल कर देते हैं। तीन सेल कर दिया मैंने, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, ध्यान से बात समझना। अब हम पहले फोकस करेंगे, ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, बी वाले पर। अब देखो यहां से, क्योंकि यहाँ चार सेल है तो न्यूक्लियस से इस सेल की जो दूरी होगी ना थोड़ी ज्यादा होगी, फिर भी इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। फिर इस न्यूक्लियस यानी यही न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ठीक है, अब मान लो कि ये हमारा आउटर शेल है, ये क्या है हमारा, ये हमारा आउटर शेल है, और ये जस्ट बगल वाला क्या है हमारा, इनर सेल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इनर सेल हो जाएगा। क्लियर है। अब इनर सेल के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना जी, जितने भी हम तीन ही दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो जब इस लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, फिर इस लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो फिक्स्ड है कि इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच भी कुछ ना कुछ काम करेगा ना। ध्यान से बात को समझना, एकदम कॉमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, कि इस इलेक्ट्रॉन, ये इनर इलेक्ट्रॉन और ये आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच भी आपको एक फोर्स काम करेगा। फिर इस इलेक्ट्रॉन के बीच भी फोर्स काम करेगा, फिर इसके बीच भी काम करेगा, इसके बीच भी काम करेगा। ये जो ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है आपको, तो सर फोर्स ऑफ रिपल्सन है। और ये जो रेड वाला दिख रहा है, ये जो रेड वाला दिख रहा है, ये रेड वाला क्या है, ये वाला है आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कहाँ गया, ये रहा, यस, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुमसे एक रिजल्टेंट की बात करूं,
तो तुम कह सकते हो ना कि सर ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिख रहे हैं और बाहर में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स इनकी मेजोरिटी है, यह एक तरह से रिपल्सन कर रहे हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच, यानी कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच हो रहा है, इसको एक कमजोर करते जा रहे हैं। और वो कैसे कमजोर कर रहे हैं, तो इमेजिनेशन करो कि इस न्यूक्लियस को ना सील्ड कर दे रहे हैं। अब सील्ड नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली वो कर रहे हैं कि आउटर इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को उधर से ही टरका दे रहे हैं, न्यूक्लियस तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। यानी कि न्यूक्लियस को उस आउटर इलेक्ट्रॉन से ये क्या कर रहे हैं जी, सील्ड कर दे रहे हैं, एक स्क्रीन खड़ा कर दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि आउटर इलेक्ट्रॉन तुमको न्यूक्लियस के पास नहीं आना है, उधर ही छोड़ दे रहे हैं। अब तुम बताओ कि एक तरह से बोलेंगे ना कि स्क्रीन खड़ा कर रहे हैं, न्यूक्लियस को आउटर इलेक्ट्रॉन से सील्ड कर रहे हैं। यस, इसी इफेक्ट का नाम है सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। आ रही बात समझ में? तो तुम मुझे बताओ, जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जा रहा है तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। पॉइंट, एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या रहेगा हमारे लिए, आसान रहेगा। यानी कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वेरी गुड, यानी आप कह सकते हो यहां पर, ठीक है ना, कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, या जिसको आप बोलते हो सील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ये आपको क्या होता है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है एटॉमिक साइज का, ठीक है। और ये आपको क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको लेके आता हूं डायग्राम नंबर ए में। कहोगे सर इसको बना के छोड़ दिए, अरे भाई मैं छोड़ा नहीं हूं, देखो इसके पास मात्र इसके पास में 3 ही सेल हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, चूंकि डिस्टेंस कम है, जब डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर अगर रिपल्सिव फोर्स काम कर भी रहा है ना, तब भी ये देखो, ये डिस्टेंस कम होने के बाद पकड़ कर रखा हुआ है। तुम कुछ भी कर लो, हमारा नजदीक में है। जब नजदीक में है ना, तो कोई कान नहीं भर सकता है, रिश्ता खराब नहीं कर सकता है। दूर होने पर रिश्ता खराब हो जाता है कान भर के, मिसअंडरस्टैंडिंग होकर के। बट यहाँ तो पास में है, नहीं कुछ होगा। यानी कि सील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट जब ज्यादा सेल्स होते हैं ना, वहीं पर आता है। जनरली ये डी सब सेल में होने वाला इवेंट है, सील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो नीट 2019 का क्वेश्चन है। आइए इसको लगाते हैं, एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन लीजिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से बात को समझिएगा, क्वेश्चन है एकदम से। हाँ जी, तो क्वेश्चन हमारे पास में है कि फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज व्हाट। तो मैंने आपको कुछ देर पहले एक फैक्ट दिया था, मैं फिर से उस फैक्ट को रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों, कि जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है ना, वो एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली वैरी करता है। मैं फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। दूसरा क्या है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ठीक है, यानी कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ इनवर्सली वैरी करता है। और तीसरा क्या है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आप इन सभी ऑप्शंस को देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि सभी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स तो हैं। यानी कि जब आप जाते हो पीरियड में, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है जी, इंक्रीज करता है। ये तो फिक्स्ड है, ठीक है। अब कह रहा है कि आप जब जाते हो आयोनाइजेशन पीरियड में, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
इंक्रीज कर रहा होता है। लेकिन आप जब आप बात करोगे किन के बारे में, तो ये बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड इस नियॉन के बारे में। तो इन तीनों के पास क्या होता है ना बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूं क्या होता है। इन तीनों के पास में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ओके, ऑफ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड और वाइटल्स। अब कैसे? तो देखिए ऐसे, मान लीजिए कि इसे नाइट्रोजन की हम बात करते हैं, कितना होता है? 7 होता है। 1s2, 2s2 और 2p3। अब देखिए p में कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है? 3 है, जबकि p में मैक्सिमम कितना रहता है? 6 रहता है। इसका हाफ क्या हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। यानी कि ये जब 3 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा ना, तो ये क्या बोलेगा कि मुझे तुम कुछ मत करो, मैं स्टेबल हूँ थोड़ा सा। यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में परेशानी क्रिएट करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग हाफ फील्ड और फुल फील्ड, यानी कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। इसीलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक अरेंजमेंट में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी बातें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ में अब, और आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, और वो है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो हो जाएगा तीसरा, चौथा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको आप क्या बोलते हैं? ईजीई बोलते हैं। तो इसमें कोई भी आपका मेटल है, जब यह इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या बनता है? M- बनता है। मान लीजिए ये फिर एनाइन बन गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक और गेन किया, तो क्या बन गया? डबल माइनस बन गया। फिर मान लीजिए ये डबल माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन एक और गेन किया, तो क्या बन गया? ट्रिपल माइनस बन गया। तो इस प्रोसेस में जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलेंगे। यानी कि द एनर्जी रिलीज्ड, ओके, टू अचीव 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, बाई एन एटम कॉल्ड ईजीई। ठीक है। और जो ईजीई है ना, वो आपको, मैं आपको बता दूं, काम की बात माइंड में क्या रखनी है कि ईजीई जो है एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना उतना ही आसान होगा। दूसरा फैक्टर है कि ईजी जो है वो आपको न्यूक्लियर चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लेना आसान रहेगा। यानी कि जब आप इस ट्रेंड्स को पढ़ते हो एक ग्रुप में और एक पीरियड में, ये पीरियड हो गया, ये आपका ग्रुप हो गया। तो जब आप पीरियड में जाओगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगा? मोर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोर नेगेटिव। इधर जब आओगे तो क्या हो जाएगा? लेस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लेस नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि साइज बढ़ रहा है तो ज्यादा एनर्जी निकलेगा। ठीक है, और मोर नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? कम एनर्जी निकलेगा। यानी कि साइज जैसे घट रहा है, एनर्जी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग बढ़िया से। क्वेश्चन आ सकता है इस पर, देखिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखिए जैसे पूछ देगा
which have the highest EGE। ऑप्शन देगा आपको क्लोरीन, फिर आपको दे देगा फ्लोरीन, फिर आपको दे देगा ऑक्सीजन। बताइए क्या हो जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें साइज किसका बड़ा है जी, क्लोरीन का बड़ा है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। क्लियर, एनी डाउट। ओके, बढ़ते हैं आगे और हमारे पास में मिलती है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भी, ये चौथी प्रॉपर्टी है, हमारी पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम दिखाते हैं EN से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये एक तरह से बेईमानी, बेईमानी क्या प्रोसेस होता है, यानी ये होती क्या है रियल में, तो ये होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ओके, टू अट्रैक्ट, ठीक है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यस, वो क्या था, इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेने का था, ये क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना, टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवैलेंट बॉन्ड, इन ए कोवैलेंट बॉन्ड। यस, ये होती है, कॉमन सेंस की बात है। अब देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूं। नोबल गैस के लिए ये क्या होगी, जीरो, बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता है, एकदम तो नोबल है, इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि जैसे जैसे आप बढ़ोगे पीरियड में, जब आप बढ़ोगे पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी जी, इंक्रीज करेगी। और जब ग्रुप में जाओगे तो क्या करेगी जी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो भाई लेगा कहाँ से, तो डिक्रीज किया, इधर क्या किया, इंक्रीज किया। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ना, ये आपको हेल्प करती है किस चीज को करने में, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड निकालने में। आप आगे आपको पढ़ाऊंगा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड निकालने में आपको ये हेल्प करेगा। अब ये ऑर्डर क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, फोन, फोन कॉल करना है, फोन कॉल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फोन कॉल करना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है जी, तो वो फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, और फिर क्या आपका क्लोरीन है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं अगर वेरिएशंस की बच्चों, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आपका एटॉमिक साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अच्छा, फिर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये आपको चार्ज ऑन आयन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, चार्ज ऑन आयन, जितना ज्यादा चार्ज है मान के चलो उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे देखो ये लिथियम है और लिथियम प्लस है, इन दोनों में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन किसका ज्यादा होगा, तो भाई जो दिया है उसी को ना होगा, चाहे हम ले ले, है कि नहीं। और तीसरा पॉइंट आपको मैं क्या दे रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडेशन में क्या माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल देकर के, बस एग्जाम्पल से आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी, बखूबी आप समझ पाओगे इस चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया से देखो एक बार आप इसको।
जैसे कि मान के चलो ये क्या है आपके पास में, हाइब्रिडाइजेशन है sp, ये है sp2, ये है sp3। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर s कितना है, 50% है, मतलब टोटल अगर 100% है तो हाफ पार्ट s है, हाफ पार्ट p है। यहाँ अगर हम निकालते हैं तो 30% एस आएगा और 66% मान लेते हैं पी हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे तो 25% आएगा। तो एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा हो रहा है, एस पी वाले में हो रहा है ना। यानी कि अगर कोई कंपाउंड है जिसमें किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर एस पी है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये लीजिए और फिर ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, यहाँ निकालेंगे तो sp2 आएगा और यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा जी, sp3 आएगा। यानी कि ये क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू को मैं प्रॉपर्टी को एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से अब आपको समझ लीजिए। देखिए ये क्या है, दरअसल सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन हो गया और एक क्लोरीन हो गया। ठीक है, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, बॉन्ड बना दिया। अब अगर अभी बॉन्ड अगर टूट रहा है ना, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही लेगा, बोलेगा हम तुम्हारा वाला भी ले लेंगे। एज ए रिजल्ट इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यही कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रही बात आपको, कोई दिक्कत। चलिए, अब बच्चों जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है इसको फाइंड करने के लिए बहुत साइंटिस्ट लोगों ने अपना अपना मतलब क्या दिया है, स्केल दिया है। ठीक है, लेकिन जो सबसे कॉमन स्केल है वो है हमारा पॉलिंग स्केल। कौन सा है जी, पॉलिंग स्केल। ठीक है, मैं आपको 3 स्केल के बारे में जिक्र कर दे रहा हूँ। ये तीनों क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछता है किस स्केल पर नापा गया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जो स्केल्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। पहला स्केल का नाम है मुलिकन स्केल, मुलिकन स्केल। ठीक है, दूसरा स्केल का नाम है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिंग स्केल। यही आपको आजकल हम लोग यूज करते हैं, इसी को प्रैक्टिकल में यूज करते हैं हम लोग, पॉलिंग स्केल। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है उसका नाम है एलर्ड एंड रोचो स्केल। ठीक है, रोचो, ये 3 स्केल है, लेकिन हम यूज किसको करते हैं, सिर्फ हम लोग पॉलिंग स्केल यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है आपका वैलेंसी। क्या है आपका, वैलेंसी। तो बच्चों वैलेंसी की हम लोग बात करें तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी। क्या हो जाता है जी, यस, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम बोलते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब आप बढ़ोगे लेफ्ट से राइट, पीरियड हो गया और ये आपका ग्रुप हो गया। तो जब आप इधर बढ़ोगे तो सबसे पहले आपको क्या होगा, वैलेंसी इंक्रीज करेगा 1 से 4, और तब क्या होते जाएगा, डिक्रीज करेगा 0 तक। लास्ट में क्या मिल जाएगा, नोबल एलिमेंट मिल जाएगा, नोबल गैस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसमें आओगे ना तो वैलेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ग्रुप में जब आओगे तो वैलेंसी क्या रहेगा बच्चों, वैलेंसी बिल्कुल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग। ओके, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आपको मिल जाता है जी केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा मिल जाता है वो है केमिकल रिएक्टिविटी।
तो आपको दिमाग में क्या रखना है, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। जो केमिकल रिएक्टिविटी है ना जी, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन के रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पर। ठीक है, तो एकदम ध्यान से बात को समझ लीजिए आप कि जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है, क्योंकि हम दो तरह की बात करेंगे, मेटल्स की अलग करेंगे और नॉन मेटल्स की अलग करेंगे। तो जो रिएक्टिविटी ऑफ जो आपकी मेटल्स है ना, वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज विथ डिक्रीज आयोनेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज एटॉमिक साइज। ये मैंने बहुत अच्छा ट्रिक लिख दिया यहाँ पर कि जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है वो इंक्रीज करती है जब आयोनेशन इंथैल्पी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, या एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब है आपका रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ जो नॉन मेटल है यह कब इंक्रीज करता है, तो ये इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ओके, एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एमपी एंड बीपी। क्या है आपकी? एमपी एंड बीपी है। ध्यान से बात को समझना है बच्चों। अब जब आप ग्रुप में जाओगे और पीरियड में जाओगे, एमपीबीपी का डेफिनेशन तो मालूम है, जब डाउन टू ग्रुप जाते हो, ठीक है ना, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, क्या रखना है ध्यान में कि जो मेटालिक प्रॉपर्टी है तो बढ़ रही है, तो एमपी एंड बीपी भी क्या होते जाएगा जी? बढ़ते जाएगा। क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, किसके लिए? मेटल्स के लिए। किसके लिए? मेटल्स के लिए क्या होता जाएगा जी? ये बढ़ते जाएगा। क्लियर है बच्चों? एकदम अच्छा। और नॉन मेटल के लिए क्या होगा? एमपी एंड बीपी नॉन मेटल के लिए डिक्रीज होते जाएगा। ओके। और जब बात करते हैं पीरियड की, तो ये आपको पीरियड में सबसे पहले इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है अप टू मिडिल, और देन क्या हो जाता है? ये डिक्रीज होना शुरू होता है, क्योंकि बाद में क्या मिलने लगता है? नॉन मेटल से मिलने लगता है, इसलिए क्या होता है? ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? जैसे आपको टंगस्टन जो है, जो आपके पास में टंगस्टन, टंगस्टन का आप नाम सुने होंगे। टंगस्टन जो मेटल है इसके पास में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है 3683 केल्विन। ये क्या है इसका? ये इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? और हीलियम के पास में, और हीलियम के पास में क्या होता है? लोएस्ट होता है -270 डिग्री सेल्सियस। हीलियम के पास में क्या होता है? लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है मेरे ख्याल से? आप आ जाइए। एक और फैक्ट मैं आपको दे दे रहा हूं जो क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। जो डायमंड है, डायमंड, अगर बात आप नॉन मेटेलिक करते हैं तो इसके पास में भी क्या होता है ना? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा। और लिथियम के पास में क्या होता है बच्चों? तो मिनिमम डेंसिटी होती है ऑस्मियम, ऑस्मियम के पास में होती है मैक्सिमम डेंसिटी। क्या होती है जी? मैक्सिमम
डेंसिटी आइस के पास में क्या होती है, मिनिमम डेंसिटी होती है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी देख ही लेते हैं। वो है बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, या आप इसको कह सकते हो मेटालिक कैरेक्टर। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको आपको ज़्यादा मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रीवियस सभी लेक्चर्स में इस बातों को क्लियर कर चुका हूँ। ये अगर पीरियड है और ये आपका ग्रुप है, तो ऊपर से नीचे बढ़ोगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी जी, इंक्रीज करेगी। इधर आओगे तो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको, लास्ट में मिल जाएगा आपको नॉन मेटल। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग अब। ठीक है, चलिए बच्चों फिर देखते हैं, हमारे पास में एक दो प्रॉपर्टीज और बच गई हैं, उसको हम अभी कंप्लीट करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, वो है आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ध्यान से बात को समझिएगा, वो क्या है आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं एकदम सिंपल ट्रिक दे रहा हूं, देखिए। एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट के जो भी एलिमेंट हैं और इनके जो आपके बनते हैं ऑक्साइड्स, क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स, ये बनते हैं नॉर्मल ऑक्साइड और होते हैं बेसिक। क्या होते हैं जी, बेसिक। ये बनते हैं नॉर्मल बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, पहला पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद आइए एक्सट्रीम राइट के जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं बच्चों, वो बनते हैं आपको एसिडिक। क्या बनते हैं, एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड्स बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो हो जाएगा Cl2O7। ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स। क्लियर है, यानी मैं अगर आपको बताऊं एक छोटा सा ट्रिक है, तो जो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड है ना जी, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मेटालिक कैरेक्टर के। क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर के। ठीक है, लेकिन जो बीच के देखिए जो सेंटर वाले एलिमेंट्स हैं, सेंट्रल जो एलिमेंट्स हैं जो लगभग पीरियोडिक टेबल के बीच में मिलते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है, उनके ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, वो कुछ के ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं एम्फोटेरिक और कुछ के होते हैं न्यूट्रल। तो जो एम्फोटेरिक होते हैं उनमें आपको आता है Al2O3, जिंक ऑक्साइड AS2O3, और जो न्यूट्रल वाले हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। क्लियर है, सारी बात समझ में आ रही है, एकदम बहुत सिंपल सा फंडा है बच्चों। ठीक है, ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो दोनों की तरह बिहेव करे, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। चलिए अब इस तरह से हमारा जो पीरियोडिसिटी में ट्रेंड्स था वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद एक और हम कॉन्सेप्ट अभी जानेंगे और वो है डायगोनल रिलेशनशिप। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट का मैं यहां पर नाम आपको बता रहा हूं, डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, डायगोनल रिलेशनशिप। और एक है आपको एनामोलस बिहेवियर, एनामोलस
बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ each group, okay, of सेकेंड पीरियड। ये बात आपको माइंड में रख लेनी है कि दो जो मैंने टॉपिक अभी लिखा है, ये दोनों टॉपिक है तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर का, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता है। क्वेश्चन कहाँ आता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक में चला आता है। इसके बाद जो मैं चैप्टर शुरू करूंगा एस ब्लॉक एलिमेंट, तो वहीं पर इन दोनों टॉपिक को मैं पहले आपको पढ़ा दूंगा, इनके डिटेल्स को बता दूंगा, तब मैं फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है बच्चों, आइए थोड़ा सा लगाते हैं 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का अब तक पढ़ाए गए टॉपिक पर, क्योंकि हमारा ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन मैं आपको दे दूं। ये क्वेश्चन हमारा 2014 नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। और क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयोनिक रेडियाई, ओके, इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है H माइनस H प्लस H, दूसरा ऑप्शन है Na प्लस F माइनस O माइनस 2, फिर है F माइनस O माइनस 2 Na प्लस, अब फिर है Al प्लस 3 Mg प्लस 2 N माइनस 3। ठीक है, ये आंसर आप अपने मन से बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन लीजिए, ये क्वेश्चन है आपको 2011 का, AIPMT का है और जेईई मेन में भी क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, तो टेंशन आपको नहीं लेना है कहाँ से तो मेंस का क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है कि फॉलोइंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन है इसमें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन है? आंसर दिया है SnO2, CaO, CiO2 और डी दिया है आपको CO। दिमाग लगाइए और आंसर करिए फटाफट से, तब तक मैं एक और क्वेश्चन 2010 का दाग दे रहा हूं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या पूछ रहा आपसे? एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। ऑप्शन है Mg, Ca, Clp। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा या फिर मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, समझ में कॉन्सेप्ट आ गया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखते ही देखते यूं ही बना डालेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो आइए आपके सामने मैं इसका आंसर बस केवल बता दे रहा हूं ताकि आप बढ़िया से इसको समझ पाएं। जैसे क्वेश्चन नंबर है एटॉमिक रेडियाई वाला, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आप चेक कर लेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ए। और जो क्वेश्चन आपका ये वाला है, इसका आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ये मैंने उसी तरह से क्वेश्चन उठाकर छाप दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। आप इसका, आपको मैं एक तरह से होमवर्क दे रहा हूं, आप इसका करेक्ट आंसर लिख करके रखेंगे कि हाँ सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी गेट्स कंप्लीटेड। अब हम लोग बहुत जल्दी अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चैप्टर होगा, जिसका नाम होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम हाइड्रोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक में हाइड्रोजन अलग चैप्टर है, फिर आपका एस ब्लॉक एलिमेंट दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए और फिर एग्जाम को क्रैक कीजिए। ओके, थैंक यू।